नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 10वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। और एल्यूमिनियम का यह मुख्य अयस्क है जो कि एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में यह पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा हैजा। हैजा एक संक्रामक जो है रोग है जो कि वाइब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, और मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से यह फैलता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना है? तो तना यहाँ अदरक हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गन्ना, आलू एवं अदरक ये तने का जो है रूपांतरण है, और इनका संग्रह अंग भी जो क्या है वह तना ही है। चौथा प्रश्न है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, छाल के रूप में जो है। कुनैन ए मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, लौंग है। तो लौंग ए सूखे फल, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। लौंग ए यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। और छठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम यदि साधारणतया देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी हो, शरीर का तापक्रम जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। और मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण जो है शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो है इस प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। सातवां प्रश्न आपका, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद कानून बना सकता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 ये संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार जो है संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो कि समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, विधि बनाने की जो है इनको अनन्य यानी कि अलग से अधिकार दिया गया है। आठवां प्रश्न आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो यह आपका ये विकल्प से हो जाएगा 91वां संशोधन जो है संविधान का 91वां संशोधन ये अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करते हुए केंद्र तथा राज्यों में मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के कुल सदस्यों की 15% तक जो है सीमित कर दी गई है। तो याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो 91वां है और सन 2003 में। नौवां क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा वैधानिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार या फिर जो है संवैधानिक अधिकार इसे हम कह सकते हैं। 10वां प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोपहर 12 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की समाप्ति और सदन में नियमित सूचीबद्ध कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के बीच के समय को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोपहर 12 बजे का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही जो है मध्याह्न पश्चात का समय होता है, तो इसलिए शून्यकाल इसे कहा जाता है। 11वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था?
तो यह बोध गया, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बोध गया ये जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये निरंजना नदी पर स्थित है और आधुनिक नाम इसका है फल्गु नदी। तो आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद जो है बनती है। 12वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया है? तो ये हैं पिनाकी चंद्र घोष यानी कि पीसी घोष, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और इनको शपथ जो है 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया गया है। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे और इनकी एक उर्दू पत्रिका है अल हिलाल। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है अबुल कलाम आज़ाद की जो है पत्रिका का नाम क्या है, तो अल हिलाल इनकी पत्रिका का नाम था। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, जो कि प्रत्येक संडे को जो है दोपहर 1 बजे ये टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस जो है शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इस टेस्ट से आप लोग जो है ज़रूर जुड़ेगा। उसके बाद जो है अनअकैडमी प्लस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये सभी फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो बैच कोर्स है अनअकैडमी पे, देख सकते हैं यहाँ पे कि लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका शुरू हो रहा है 30 मार्च से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। EXAMLEARNER। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपको जो 1260 रुपये पड़ेंगे। 3 मंथ का 3150, उसके बाद 6 मंथ का 5040, उसके बाद जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6300, 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7560 रुपये आपको पे करना है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जो जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? तो चंपारण आंदोलन से गांधी जी जुड़े हुए थे, नमक आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे, ये 1905 में हुआ था। गांधी जी ये इस आंदोलन से जो है नहीं जुड़े हुए थे। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया था। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी विकल्प से हो जाए। गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जबकि जो है राजेंद्र प्रसाद एक गरम दल से संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 16वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है भारत में है और भारत के हरियाणा राज्य में है, और हरियाणा में कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। तो यहाँ पे जो है ए विकल्प से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना भारत व फ्रांस के सहयोग से की गई है, जिसका अंतरिम सचिवालय जो है हरियाणा राज्य के गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम शहर में है ये। और इससे जो है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के देशों और सौर ऊर्जा तकनीक व उत्पादन क्षमता हेतु जो है प्रोत्साहन मिलेगा इस संगठन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया कि कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा, ये जो आपका सुमेलित नहीं। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि हैं राजशेखर, तो इनके द्वारा ये रचना की गई है कर्पूर मंजरी की। बाकी मालविकाग्निमित्र ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष, बाकी सभी सही है। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है।
18वां प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, ताराबाई के हाथों में था। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ देख सकते हैं आप, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ये आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से थे और 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर के जो है कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और मेयो कॉलेज यहाँ जो दिया गया आपका, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ये भी किया गया था अलीगढ़ में। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुआ था। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी किस सन में? तो 1817 ईस्वी में। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो एक तरफ झील दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति, तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है इसमें। तो यहाँ लोनार झील दिया गया है मध्य प्रदेश, गलत है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है ये। उसके बाद नक्की झील गुजरात दिया गया है, ये भी गलत है, नक्की झील राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, तो ये आपका जो है सही है। कोलेरू झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील केरल दिया गया है, गलत है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे जो है केवल सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। 21वां प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वह है दामोदर नदी, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 22वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो यह मुंबई हाई से, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन वह मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। 23वां प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अनाईमुडी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। केरल राज्य में अवस्थित है अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। और 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो सड़कें जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वन, जल एवं खनिज ये देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़क जो है प्राकृतिक पूंजी में आपका शामिल नहीं होता है। 25वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वनों की कटाई, वन कटाई के विरुद्ध था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन ये मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। और चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के जो है सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। 26वां प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। 27वां प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह जल विद्युत, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जो है जल विद्युत ये धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह प्राकृतिक संसाधन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत जो है वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। और धारणीय विकास ये प्राकृतिक संसाधन में के संदर्भ में अंतर्पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो यह है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र का इसमें जो है दूसरा स्थान है। 30वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 17.5%। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है लोग निवास करते हैं।
और विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है आपको पता है चीन, जहाँ पे 19.4% लोग जो है विश्व की जनसंख्या का निवास करते हैं। तो भारत में याद रखिएगा 17.5%। 31वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो इनको दिया गया था 1913 ईस्वी में। ए विकल्प जो है सही है यहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उन्होंने वर्णन किया है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने से तथा उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक तथा शिल्पी वह सभी क्या हो गए थे? तो नष्ट हो गए थे। तो ये इनका जो है सन्यासी विद्रोह पूछा जाता है किस पर आधारित है, किस उपन्यास पर आधारित है? तो यह आनंद मठ से जो है आधारित है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो यह है नमक सत्याग्रह। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने दांडी मार्च किया तथा 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से जो है नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो है सर्वाधिक मानी जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो 78 यानी कि 78 अनुयायियों के साथ। 34वां प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था मालाबार, केरल के मालाबार में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 35वां प्रश्न आपका, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है किससे? तो यह जो है आपका भूमि कीमत से संबंधित है। डी विकल्प से हो जाएगा। रिहायशी आवास के क्षेत्र में मूल्यों के उतार चढ़ाव का रिकॉर्ड रखने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि NHB द्वारा जुलाई 2007 में सूचकांक रेजिडेक्स की शुरुआत की गई और प्रारंभ में यह पायलट अध्ययन के तहत जो है 5 शहरों बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई को शामिल किया गया था और सूचकांक रेजिडेक्स का वर्तमान आधार वर्ष जो है वह 2007 है। 36वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है कहाँ? तो नोएडा में है। भी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह संस्थान जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था है जो कि विशेष रूप से लघु उद्योग और लघु व्यवसाय के उद्यमिता विकास में लगे हुए विभिन्न संस्थानों या एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए कार्यरत है। और अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यह 1952 में शुरू किया गया था। सी विकल्प से हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ और देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही आपको पता होगा संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 2020 को देश भर में जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन जो है श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका जन्मदिन है इस दिन। तो इसलिए जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 39वां प्रश्न है, 23 नवंबर 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो ये हैं रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया पनडुब्बी रोधी अस्त्र वरुणास्त्र को बनाने में जो तकनीक प्रयुक्त की गई है वह है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, स्वदेशी तकनीकी। 21 नवंबर 2020 को जो है पनडुब्बी रोधी टारपीडो वरुणास्त्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष
डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर जो है इसे रवाना किया और यह टारपीडो पूर्णतया स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। 41वां प्रश्न है अब 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? तो अभी इसके पहले भी बताया गया है। तो यहाँ जो है आपका ये विकल्प सही हो जाएगा वर्ष 2015 में। 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस के रूप में जो है मनाया गया और केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान वह अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रावधान वह लागू हुए थे। तो पूछा जाए संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः जो है लागू किया गया था और इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 42वां प्रश्न है आपका 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई? तो यह आपका 19 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया है। 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई और इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस की सुरक्षा नीति निदेशक जोन्नेके वालफोर्ड के द्वारा जो है की गई थी। और 19 नवंबर को आपको बता दें कि विश्व शौचालय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 43वां प्रश्न है हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा अमेरिका। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकी नौसेना द्वारा अंतरिक्ष में ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया गया। यह परीक्षण अमेरिकी नौसेना की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USA जॉन फिन के द्वारा दागी गई मिसाइल SM-3 ब्लॉक IIA से जो है सफलतापूर्वक ये पूरा किया गया है। देश का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे अमेरिका के द्वारा। 44वां प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पीलिया का संबंध दिया गया है यकृत से, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। जिस प्रकार जो है पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है उसी प्रकार ददोरा पड़ने पर जो है वह त्वचा प्रभावित होता है। 45वां प्रश्न यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में हैं कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाए कि अपने विद्यार्थी से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। 46वां प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म का युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बंदूक। बंदूक जो है भिन्न है। तलवार, भाला तथा कटार ये स्वतंत्र रूप से एक हथियार हैं, जबकि बंदूक को एक हथियार के रूप में स्थापित होने के लिए गोली की आवश्यकता पड़ती है, अतः वह जो है सबसे यहाँ भिन्न हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है तलवार, भाला और कटार ये परंपरागत ये हथियार हैं, जबकि बंदूक ये आधुनिक हथियार की श्रेणी में आ जाएगा, तो इसलिए भी ये आपका भिन्न हो जाएगा। 47वां प्रश्न यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा? तो 2 दिन पहले कह रहा है कि 9 नवंबर 2014 को दिन कौन सा था? तो रविवार था। तो आज का दिन जो हो जाएगा तो रविवार प्लस 2 दिन, तो रविवार में 2 दिन आप जोड़ेंगे सोमवार मंगलवार, यानी कि आज का दिन जो होगा वह मंगलवार होगा। तो मंगलवार को तारीख कौन सी होगी? तो 11 नवंबर हो जाएगा। 2 दिन बाद 11 नवंबर होगा। तो आने वाला कल अर्थात जो है बुधवार की तारीख कौन सी होगी? तो 12 नवंबर हो जाएगा, 12 नवंबर 2014। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प से होगा 12 नवंबर 2014। दिन कौन सा होगा? बुधवार। 48वां प्रश्न दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेती हैं? तो 22 बार। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। दिन में घड़ी की सुइयाँ 22 बार एक दूसरे को जो है वह ढक लेती हैं। 49वां प्रश्न है किसी विशिष्ट कूट में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है, तो उसी कूट में चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा?
तो यहाँ आप देख सकते हैं टी को कोड किया गया है भी में, तो TUV यानी कि +2 किया गया। ई को कोड किया गया है जी, EFG यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है। ए को कोड किया गया है C, तो यहाँ भी 2 जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह सभी में जो है 2-2 आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको चिल्ड्रेन को भी जो है इसी तरह कोड करना है। तो C में आप 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो CDE हो जाएगा। फिर जो है H में आप 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा HIJ हो जाएगा। फिर I में आप 2 ऐड करेंगे तो K हो जाएगा। L में आप 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा N। इस तरह D में आप 2 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा DEF हो जाएगा। R में 2 ऐड करेंगे तो RST हो जाएगा। E में आप 2 ऐड करेंगे तो G हो जाएगा। N में आप 2 ऐड करेंगे वो P हो जाएगा। तो EJKNFTGP आंसर जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, B ऑप्शन जो है सही होगा। और अंतिम प्रश्न है 22 फरवरी 2021 को DRDO ने कहाँ से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं? तो ये चांदीपुर से। 22 फरवरी 2021 को जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने उड़ीसा तट के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं। तो यहाँ पे जो है ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, चांदीपुर से। चांदीपुर कहाँ है, तो उड़ीसा में आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो है ये था आपका हाईडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 10वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट वो अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।